तो दोस्तों हम सोचते हैं कि अगर ज़मीन पर कोई ऐसा तूफान आए जो कि तमाम चीज़ों को जमा दे, चाहे वो समुंदर हो या बड़ी बड़ी इमारतें। आज की मूवी भी इसी चीज़ पर बेस्ड है जिसका नाम द डे आफ्टर टुमारो है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम अंटार्कटिका का मंजर देखते हैं जहां पर 3 साइंसदान वहां की बर्फ का नमूना लेने के लिए आए हैं जिनका नाम जैक, जेसन और फ्रैंक है। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च नमूने जमा कर रहा था जो कि बर्फ के नमूने थे। जैक अपने कोलीग के साथ ड्रिल मशीन को टारगेट कर रहा था कि अचानक वहां पर बर्फ टूटने लगती है और इनकी ड्रिल मशीन भी बर्फ में धंसने लगती है जिसे निकालना काफी मुश्किल था। तब जैक नोटिस करता है कि जो इसने रिसर्च के लिए जो नमूने जमा किए हैं वो दूसरी तरफ रह गए हैं और इसलिए वो इन्हें लेने के लिए दूसरी तरफ छलांग लगा देता है, लेकिन इतने में ही दोनों तरफ की दरार और भी बढ़ने लगती है। अब ये देखकर जैक फौरन से छलांग लगा देता है लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता। इसके साथियों को लगता है कि शायद जैक नीचे गिर गया है, लेकिन नीचे देखने पर इन्हें पता चलता है कि जैक ने खुद को संभाल लिया है और इसलिए वो इसे सपोर्ट देकर ऊपर खींच लेते हैं। और अब ये लोग इस तरह का मंजर देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और हमें दिल्ली इंडिया का मंजर दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि जैक यूएन की मीटिंग में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा था। जैक कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन पर हालात बहुत ज्यादा खराब होने का खतरा है और अगर हम जल्दी इस चीज को लेकर संजीदा ना हुए तो अगले 100 या 200 सालों में हम इसके भयानक नताइज भुगत सकते हैं क्योंकि इससे ये पूरी दुनिया आइस एज में कन्वर्ट हो जाएगी। तब यहाँ पर एक आदमी जैक से सवाल करता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना चाहिए, तो जमीन पर आइस एज क्यों आएगा? जिस पर जैक बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाते हैं जिस वजह से एटमॉस्फेयर का हैबिटेबल जोन चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से जलजिले, साइक्लोन और बहुत सी बड़े बड़े मौसमी हालात आएंगे जो कि जल्दी जमीन को एज में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैक की इस बात को यूएस के प्रेसिडेंट नहीं मानते जिस वजह से जैक की बात से और भी ममालिक के लोग मुतफिक नहीं होते, लेकिन हम इस मीटिंग में एक और रिसर्च टेडी को देखते हैं जिसकी जैक की बातों पर काफी यकीन था। वो काफी वक्त से जैक की बातों को फॉलो कर रहा था। जैक ने यहाँ जो कुछ भी कहा था इस पर तो किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में पहले ही बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है और मौसमी हालात कुछ ठीक नहीं लगते। अब अगले मंजर में हम देखते हैं कि टोक्यो में काफी तेज बारिश हो रही थी। तमाम लोग अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे, लेकिन फिर अचानक आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगते हैं जिससे लोगों में काफी हलचल मच जाती है। ये गोले इतने बड़े थे कि इनके गिरने से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो कि अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। वो अपने काम में इतना मसरूफ रहता है कि अपनी फैमिली को वक्त ही नहीं दे पाता। जैक की बीवी इससे कहती है कि इनका बेटा सैम एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है और इसकी वजह तुम ही हो जो कि अपने बेटे को वक्त नहीं दे पाते। जैक इसे समझाने की कोशिश करता है जिस पर इसकी बीवी कहती है कि सैम ने एक क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो कम से कम तुम इसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आ जाना, जिस पर जैक कहता है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अब अगले दिन जैक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। वो इसे एयरपोर्ट तक छोड़कर अपने काम पर वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस सैटेलाइट से कुछ एस्ट्रोनॉट दिखते हैं कि जमीन पर एक अजीब सी तूफान का साइज बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में हम सैम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त ब्रायन और लोरा के साथ था। तब अचानक मौसम खराब होने की वजह से त्यारे का बैलेंस खराब होने लगता है। ये देखकर सैम काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि इसे पहले से ही फ्लाइट से काफी ज्यादा डर लगता था। वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड रिसर्च सेंटर में हम टेडी को देखते हैं जो देखता है कि समुद्र के कई सारे हिस्सों का दर्जा हरारत बहुत तेजी से गिर रहा है। वो समझ जाता है कि जैक की थ्योरी बिल्कुल सही थी। वहीं दूसरी तरफ सैम और इसके दोस्त जब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में परिंदे कहीं दूसरी तरफ जा रहे थे। ये देखकर सैम काफी हैरान होता है और साथ ही चिड़ियाघर के जानवरों में भी हलचल मच गई थी। खैर अब सैम का क्विज शुरू हो जाता है जहाँ पर काफी सारे स्कूल के तलबा ने हिस्सा लिया था। अब इन्हें स्कूल के तलबा में से जेडी नाम का एक लड़का लोरा के साथ फ्लर्ट करता है जिससे कि सैम काफी जेलसी महसूस करता है क्योंकि वो लोरा को पसंद करता था और वो तो इसको इसके लिए भी नहीं आया था बल्कि लोरा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेडी जैक को फोन करके बताता है कि इसकी थ्योरी एकदम ठीक थी क्योंकि अटलांटिक ओशियन में काफी तेजी से टेम्परेचर नीचे गिर रहा है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जैक इसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है क्योंकि इसे लग रहा था कि ये सब होने में 100 या 200 साल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में भी बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे और साथ ही साथ इस शहर में बहुत ही बड़े बड़े टोरेंडो भी बनने लगे थे और इन टोरेंडो की वजह से पूरे शहर में तबाही होने लगती है। काफी सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर इस न्यूज को कवरेज कर रहे थे। अब इसके बाद जैक प्रेसिडेंट से बात करता है और वो इनसे खास तरह की मौसम देखने वाली मशीन का मॉडल बनाने के लिए परमिशन लेता है, लेकिन टाइम इस बात पर साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ एक कॉन्फ्रेंस होता है जिस पर टॉम जो के साइंसदानों और वेदर एक्सपर्ट से बात कर रहा था। कनाडा के साथ भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए थे और साइबेरिया में भी हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था और ऑस्ट्रेलिया में भी भड़काऊ तूफान आ रहे थे। जैक यहाँ पर तमाम
लोगों को बताता है कि समुद्र का टेम्परेचर बदल चुका है, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो रहा है और इसलिए इस तरह के धीरे सारे बदलाव का सामना इंसानों को करना पड़ेगा। जैक टॉम से कहता है कि हमें हुकूमत को अलर्ट करना होगा, लेकिन टॉम इससे पहले सबूत लाने के लिए कहता है ताकि वो प्रेसिडेंट को समझा सके। अब इसके बाद जेंस, जो कि नासा के एक मेंबर है, वो जैक की मदद करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हम जैक की बीवी लूसी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है और इसका मरीज एक बच्चा है जिसका नाम पीटर है। वो ट्यूमर की बीमारी से बीमार है। लूसी इसका काफी ज्यादा ख्याल रखती है। खैर, अब जैक अपनी रिपोर्ट लेकर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और इन्हें बताता है कि मौसम काफी भयानक तरीके से बदल रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये और भी ज्यादा भड़काव हासिल करेगा। वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि इन्हें शहरों को खाली कराने का ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इसकी वार्निंग को साफ साफ इनकार कर देता है। जैक का कहना है कि नॉर्दर्न स्टेट को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ सैम और इसके बाकी के दोस्त जेडी के घर शीटलर लेने के लिए आते हैं, क्योंकि तमाम स्टूडेंट स्कूल में फंस चुके थे। अब 3 हेलीकॉप्टर ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अचानक से इनका फ्यूल जम जाता है और इनके हेलीकॉप्टर भी और इनके अंदर जो सोल्जर्स थे वो भी जमकर मारे जाते हैं। टैरी ये बात जैक को बताते हुए कहता है कि टेम्परेचर अचानक से 150 डिग्री हो गया है। अब इसके बाद जैक स्कॉटलैंड का डेटा देखता है, जिससे इसे पता लगता है कि ये यूरकीन है, जो कि काफी तेजी से बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में काफी तेज बारिश की वजह से, जिससे कि यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ने लगता है। जेडी कहता है कि मेरा छोटा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और मुझे अपने भाई को बचाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद ये तमाम न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जो कि पानी से भर चुका था। दूसरी तरफ लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में अपना आसरा ढूंढने लगे थे। सारी टैक्सी अब सड़कों पर बंद हो जाती है। दूसरी तरफ लोरा, जेडी और सैम पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लोरा देखती है कि एक टैक्सी में एक बच्ची फंस गई है, जिसे बचाने के लिए वो वापस जाती है। इनमें से बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा था कि समुद्र का पानी सिनेमी बढ़कर इनकी तरफ आने वाला है। ये पानी शहर के बीच से होता हुआ तमाम लोगों को अपने साथ बहाकर ले जाता है और लोरा भी इस पानी में बहने वाली होती है, लेकिन सैम लोरा को सही टाइम पर बचाकर लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ जैक टेरी को एक डेटा दिखाते हुए कहता है कि वो यूरकन अगले 24 घंटों में तेजी से पूरी जमीन को एक बर्फ का गोला बना देंगे। वो टेरी से कहता है कि तुम स्कॉटलैंड से निकल जाओ, लेकिन टेरी को पता था कि अब काफी देर हो चुकी है। दूसरी तरफ पब्लिक लाइब्रेरी में काफी सारे लोग बच गए थे और लोरा भी सैम से इसकी मदद के लिए इसे थैंक यू कहती है। अब इसके बाद सैम फोन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ जैक और इसकी बीवी लूसी अपने बेटे से राब्ता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी अचानक इन्हें सैम की कॉल आती है, जो कि इन्हें बताता है कि वो लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में सेफ है। जैक इसे समझाता है कि एक तूफान बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और ये तूफान इतना खतरनाक है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को जमा देगा। वो इसे कहता है कि वो किसी भी हालत में बाहर ना निकले और खुद को गर्म रखे। साथ ही जैक सैम से वादा करता है कि वो इसे लेने के लिए जरूर आएगा। सैम अपनी वालिद की बात सुनता हुआ पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। फिर वो पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन बुरी तरह से कांपने लगता है। अब इसीलिए लोरा इसे गर्म कपड़े देती है और जोर से गले लगा लेती है। अब बाहर की तरफ तेजी से बर्फ पड़ने लगी थी, तभी एक बहुत ही बड़ा जहाज इनकी इमारत के बिल्कुल सामने से गुजरता है। अब जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे थे, तब जैक को सदर के पास बुलाया जाता है, जहां पर जैक इन्हें बताता है कि ये तूफान पूरे नादर हेमिस्फीयर को कवर करके बर्फ में जमा देगा और ये तूफान 7 से 10 दिन तक चलेगा, जिसके बाद धीरे धीरे जमीन खुद को बैलेंस करने लगेगी। खैर, जब ये लोग जैक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो जैक बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिमाल की तरफ भेजना होगा। जैक ने बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जनूबी तरफ भेजना होगा। वाइस सदर अभी भी इसकी बात नहीं मानता, लेकिन बाकी के सदर जैक की बातों से कायल हो जाते हैं। जैक मैप पर एक लाइन खींचकर कहता है कि जितना हो सके लोगों को नीचे से बचाया जाए और वो जो लोग शिमाल में हैं इनके लिए देर हो चुकी है। वाइस सदर से कहता है कि एक साइंसदान के कहने पर हम आधे मुल्क को खाली नहीं करवा सकते, लेकिन बाद में सदर लोगों को निकालने के लिए अहकाम दे देता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में जब सब लोग देखते हैं कि बर्फ ने पानी को जमा दिया है और अब इसके ऊपर चलना मुमकिन है, तो ये देखकर सब लोग बाहर आकर अपने लिए नए शेल्टर ढूंढने लगते हैं। सैम अपने दोस्तों से ऐसा करने के लिए मना करता है और बाकी लोगों को भी समझाता है कि ऐसा मत करो, तूफान बंद नहीं हुआ है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि तूफान जल्द आने वाला है जो कि सबको जमा देगा। लेकिन कुछ ही लोग इसकी बातों पर भरोसा करते हैं और बाकी लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैक अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है। तब इसके कोलीग जैसिन और फ्रैंक भी इसके साथ चलने का फैसला करते हैं। अब यूएस के बाद भी सब लोग बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहला तूफान यूएस में ही आएगा। दूसरी तरफ लूसी का भी अस्पताल खाली हो चुका था, जहां पर लूसी के साथी इससे कहते हैं कि इसने एम्बुलेंस को फोन किया है ताकि वो पीटर को यहाँ से ले जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, इसलिए वो इसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन लूसी अकेली नहीं जाती, वो वहीं पर रुकने का फैसला करती है। दूसरी तरफ सैम और इसके दोस्तों ने अपनी इसी जगह को गर्म करने के लिए वहाँ की कुछ किताबें जला दी। अब क्योंकि हर तरफ बर्फ थी, इसलिए सैम के
दोस्तों को नहीं लगता था कि इसके वालिद यहाँ पर आ पाएंगे, लेकिन सैम को पूरा भरोसा है कि इसके वालिद यहाँ जरूर पहुंचेंगे। जो लोग लाइब्रेरी को छोड़कर वहाँ से निकल गए थे, अब वो लोग भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। दूसरी तरफ जैक की गाड़ी बर्फ की वजह से एक बस में टकरा जाती है, जिसके बाद ये लोग आगे का सफर पैदल तय करते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जैसिन बर्फ से नीचे गिर जाता है, लेकिन ये तीनों रस्सी से जुड़ते हैं, इसलिए जैसिन नीचे नहीं गिरता बल्कि लटक जाता है। अब इसके वजन की वजह से बाकी का कांच भी टूट सकता था, जिससे कि ऊपर के दोनों लोग भी नीचे गिर सकते थे। इसलिए जैसिन जैक को बचाने के लिए अपनी रस्सी काट देता है और अपनी जान दे देता है। जैक और फ्रैंक को इस बात का काफी दुख होता है। दूसरी तरफ लूसी, जो कि पीटर के पास थी, अचानक से बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि इन्हें लेने के लिए एक एम्बुलेंस और टीम आ चुकी है। इस बात से लूसी काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ सैम देखता है कि लोरा को काफी तेज बुखार था। यहाँ पर सैम लोरा को अपने दिल की बात बता देता है और इन दोनों के दरमियान एक प्यार बड़ा किस होता है। मैक्सिको की रेफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट निक के अलावा सब लोग पहुंच चुके थे। इन्हें न्यूज मिलती है कि प्रेसिडेंट, जो कि मैक्सिको की तरफ आ रहे थे, इनकी मौसम खराब होने की वजह से मौत हो गई है। वहीं अगले दिन लोरा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। तो यहाँ पर सैम को पता चलता है कि लोरा जब उस वक्त उस बच्चे को बचाने के लिए गई थी तो इसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया है। उसके इलाज के लिए इनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन सैम का दोस्त कहता है कि बाहर जो शिप है उसे अंदर जरूर मेडिसिन होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स जमीन का ये बड़ी मंजर देख रहे थे और जीनियट को ये फोटोज भेजते हैं। जीनियट टॉम को वो फोटोज दिखाते हुए कहते हैं कि तूफान बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसने एशिया और यूरोप को पहले ही कवर कर लिया है और अगले 1 घंटे में ये न्यूयॉर्क को भी हिट करेगा। दूसरी तरफ बर्फ पर चलते हुए फ्रैंक अचानक से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिप के अंदर सैम, ब्रायन और जेडी मेडिसिन के लिए जाते हैं। वो लोग शिप के अंदर आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। इनके पीछे ही कुछ बेरिया भी शिप के अंदर आ जाते हैं। इन्हें शिप के अंदर मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन बेरिये इन्हें घेर लेते हैं। सैम बड़ी ही चालाकी से एक विंडो से बाहर जाकर इन बेरियों का ध्यान बटाता है और बाकी दोनों लोग भी शिप से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैक भी फ्रैंक को खींचते हुए जा रहा था कि तभी वो देखता है कि बर्फीला तूफान इसकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि जल्दी ही उसे जमा देगा। वो फ्रैंक को एक छत से एक रूम के अंदर फेंक देता है और उस रूम का दरवाजा बंद करके जल्दी से आग जला देता है। दूसरी तरफ सैम और इसके बाकी दोस्त भी तेजी से लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और उस तूफान के सामने जो भी चीज आ रही थी वो तेजी से जम रही थी। लाइब्रेरी के अंदर जाकर सैम ने जल्दी से दरवाजे को बंद किया और बहुत सारी किताबें आग में डाली ताकि इनके इस रूम में गर्मी बढ़ सके। अब अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में जैक के साथ है और इसके बाद जैक फ्रैंक को लेकर भारी तूफान के दरमियान से होता हुआ सैम को ढूंढने के लिए निकलता है। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग बर्फ की वजह से जम चुके हैं। चलते हुए जब रात हो जाती है तो ये दोनों एक जगह टेंट लगाकर रुकते हैं। तो फ्रैंक जैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सैम अब तक बच पाया होगा। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि अब तूफान धीरे धीरे थमने लगा था। सुबह जब फ्रैंक और जैक अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मौसम अब साफ हो चुका था, लेकिन अभी भी बर्फ एक सफेद चादर में पूरा शहर दबा हुआ था। इसके बाद ये लोग अपने डिवाइस की मदद से आगे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें वो लाइब्रेरी मिलती है जो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर सैम और बाकी लोग गर्म रूम में एकदम सेफ थे। जैक अपने बेटे को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ टॉम नए प्रेसिडेंट रिमोंड को बताता है कि इन्हें जैक के सिग्नल्स मसूल हुए हैं, जिसे सुनकर वो काफी खुश होता है और एक टीम को इन्हें बचाने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मौसम धीरे धीरे ठीक होने लगा और इसके बाद रिमोंड एक नया प्रेसिडेंट होने के नाते एक स्पीच देता है, जहाँ पर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि इसने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था। वो कहता है कि हम जिन ममालिक को अपने आगे काफी छोटा समझते थे, आज वक्त आने पर इन्होंने ही हमारी मदद की है। दूसरी तरफ टॉम चॉपर लेकर जैक और बाकी लोगों के पास पहुंचता है। वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये सब लोग चॉपर में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा है, जो कि अपनी बिल्डिंग्स पर खड़े थे, जिन्हें के रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर आते हैं। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट जमीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज से पहले इन्हें इतनी साफ जमीन पहले कभी नहीं दिखाई। और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग हमारी ज़मीन के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसी बारे में हमें इस मूवी में दिखाया गया है। और अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसके नतीजे इसी तरह से हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें ज़मीन को ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसले से बचाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए। और इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।